जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क का एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने हमारा वीडियो 2 देखा होगा तो अगर आपने मेरा ये वीडियो 2 देखा होगा तो इस वीडियो 2 में हमने बात किया था स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग एमवीसी एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आइए हम वीडियो पे चलने से पहले एक्लिप्स पे चलने से पहले हम आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने नोट कर रखे हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी उसको ही वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, जिससे आपको इजी रहेगा प्रोजेक्ट बनाने में फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके साथ हम कुछ एनोटेशंस को भी देखेंगे, जैसे @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, @कंपोनेंट स्कैन, @रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इन सबों का हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि प्रैक्टिकली इसका कैसे हम इसका यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ और एनोटेशंस हैं जैसे @AutoWire एनोटेशन, @bean एनोटेशन, @component एनोटेशन। तो इन एनोटेशन का क्या यूज होता है प्रोजेक्ट में वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, फिर हम चलते हैं। लेकिन इस वीडियो पे जाने से pहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो पे जाने से पहले आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो 2 देखें, जो कि हमारी चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो नंबर 2। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके पहले देख लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट काम कैसे करता है यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या होती हैं, 2 फाइलें होती हैं। एक होती है web.xml, जिसका हमने बात किया था वीडियो 2 में। दूसरी होती है हमारी डिस्पैचर सर्वलेट XML, जहाँ पे हम डिस्पैचर सर्वलेट से रिलेटेड मैपिंग रखते हैं। तो उन दोनों XML फाइल को हम क्या करते हैं एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में, उनको हम रिमूव करते हैं और उसके बाद से हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कोरिलेट कर दे रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन आपको इस वीडियो 2 को अगर पहले देख लोगे डिटेल में तो आपको वीडियो 3 समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए हम चलते हैं स्प्रिंग एमवीसी विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। मैं प्रोजेक्ट इसलिए पहले बना लेता हूं जिससे आपका जो अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आपका टाइम ज़्यादा इस वीडियो की बहुत बड़ी हो जाएगी और वो टाइम भी आपका काफ़ी किल कर देगा। अगर मैं लेकिन डिस्कस एक चीज़ें करूँगा इसमें कि इसको हम कैसे बनाते हैं, क्या कंट्रोलर है, क्या व्यू है, क्या मॉडल है, क्या कौन सा एनोटेशन किस लिए यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इसमें सारी चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको वैसे ही क्रिएट करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एक चीज़ें क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को हम ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आइए हम डिस्कशन पे चलते हैं। तो स्प्रिंग एनोटेशन एमवीसी विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या होता है, अगर आप पुराना हम देखते हैं स्प्रिंग एमवीसी विथ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आप देखोगे तो अगर हम जाते हैं वेब INF, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको 2 फाइलें हैं। एक तो है web.xml फाइल। web.xml फाइल क्या करती है, web.xml फाइल क्या करती थी कि जितनी भी रिक्वेस्ट आती थी उन सारी रिक्वेस्ट को इस सर्वलेट पे पास कर देती थी, दैट मीन्स डिस्पैचर सर्वलेट पे पास कर देती थी, ठीक है। ये काम होता था web.xml का। तो इसको हमको रिमूव करना है, ठीक। उसके बाद से जावा प्रैक्टिकल गुरु /सर्वलेट.xml, तो ये हमारी क्या है, डिस्पैचर सर्वलेट है। तो डिस्पैचर सर्वलेट में क्या था कि हमने जहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को रखे थे उसको हमने डिफाइन किया था कि यहाँ से ऑटोमेटिकली सारी स्कैन हो जाए कंपोनेंट्स, ठीक है। जहाँ पे आपका कंट्रोलर है वो भी एक कंपोनेंट है, तो वो भी आपका सारा स्कैन हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक ये एंट्री किया था जिसका वीडियो 2 में हमने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली ये क्या होंगी, ये 2 XML फाइल रिमूव हो जाएंगी और ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे रिमूव करते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सिंपल मैवन प्रोजेक्ट बनाया है। आपको मैंने मैवन प्रोजेक्ट बताया था कि कैसे बनाना है। राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे जाना है और अदर्स में जाएंगे आप। यहाँ पे आप टाइप करेंगे मैवन
तो आपको Maven प्रोजेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद से आपके जिस लोकेशन पे आपको रखना है वो आपका लोकेशन ब्राउज कर लोगे, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आपका होगा वहीं रख देगा। उसके बाद से आप अपने यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको Maven आर्कटाइप वेब लेना होगा। इसको सेलेक्ट करोगे आप, नेक्स्ट करोगे, फिर आपको ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। ग्रुप आईडी आपका पैकेज नेम होता है, आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट नेम होता है। उसको लेके आप नेक्स्ट कर दोगे, ये क्रिएट हो जाए। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। नेक्स्ट करके फिनिश करोगे और तो मेरी ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गए। ठीक, अब इसमें हम जो एग्जाम्पल लेके चले हैं वो एग्जाम्पल क्या है, एडिंग 2 नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो एडिंग 2 नंबर पे अगर हम देखें तो हमने देखिए, अगर प्रोजेक्ट को ध्यान से आप देखोगे, हम इसको ओपन कर दे रहे हैं तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे हमने कंट्रोलर अपने रखा है com.cjg पैकेज के अंदर। com.cjg.configuration के अंदर हमारी क्या है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद से com.cjg.service.dow के अंदर हमारी क्या है, डाव है, जहाँ पे हमने सर्विसेज किए हैं अपने, जो भी है सर्विस से रिलेटेड काम हुआ है, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, तो हमने बात किया था कि हमको इन 2 XML को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम देते हैं कि web.xml को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने एक पैकेज बनाया com.cjg.configuration। इसके अंदर हमने ले लिया वेब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने ये मेंशन किया, इट इज रिप्लेसिंग web.xml फाइल एंड शेयर ऑल रिक्वेस्ट टू डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमारी डिस्पैचर सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक और क्लास बनाई है जिसमें हमारे ये डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारी web.xml के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको एक क्लास लेना है और यहाँ पे आप एक्सटेंड करोगे, एक ऑलरेडी एक क्लास होती है, इसको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। थोड़ा इसका नाम बड़ा है लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर आप देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने करंट क्लास में। ये क्लास का नाम आप जो भी रखना चाहो वो रख लो। हमने ये एक्सटेंड कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड करोगे तो आपके इसके मेथड को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपको सारे मेथड मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एरर आएगा, उसमें जैसे क्लिक करोगे तो ये सारी एरर को सॉल्व करने के लिए तो ये सारी मेथड्स आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अब हम इस पे बात करते हैं, हमको क्या करना है कि अपनी सारी रिक्वेस्ट को डिस्पैचर सर्वलेट को फॉरवर्ड करनी है। तो उसके लिए हम इस मेथड में जाएंगे। ये क्या कर रहा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो हम एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए और जितनी भी सारी रिक्वेस्ट आए उसको हमने क्या किया, फ्रंट स्लैश से डिनोट कर दिया कि जितनी भी रिक्वेस्ट आए उन सबको क्या करो, फॉरवर्ड कर दो डिस्पैचर सर्वलेट को। तो डिस्पैचर सर्वलेट के लिए भी एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना ही पड़ेगी। तो ये तो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगी। ठीक, अब डिस्पैचर सर्वलेट के लिए क्या है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारी क्या है, डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। अब ये क्या कर रहा है कि क्लास ऑफ एरे को रिटर्न कर रहा है। हम क्लास ऑफ एरे को रिटर्न किए और इसमें हमने अपनी जो डिस्पैचर सर्वलेट वाली कॉन्फ़िगरेशन जो एनोटेशन बेस वाली है उसके लिए उस क्लास का नेम लिखा। तो उसके लिए हमने एक अलग से क्लास बनाई है JPG कॉन्फ़िगरेशन। आप नेम कुछ भी ले सकते हो, हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, dispatcher.xml की रिप्लेसमेंट हो गई। जो dispatcher XML वाली जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी ये वाली, इसको ये रिमूव करके ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि क्लास लेंगे और ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको आपको @ कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे स्प्रिंग एमबीसी को ये पता चल सकेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो ये आपका नोटेशन यूज होगा यहाँ पे। फिर आपने देखा था कि इसमें हमने क्या लिखा था, कंपोनेंट स्कैन, जहाँ पे हमारी कंट्रोलर रखी थी। तो वो सेम चीज़ हमने क्या किया है, इसमें यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, @component scan, और यहाँ पे आपका बेस पैकेज का नेम हो जाएगा। तो हमने बेस पैकेज का नेम लिखा है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये पूरा आपका
जो XML कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिप्लेस होकर ये बन गई। तो हम इन दोनों को क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये हमारे जो XML कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोजेक्ट था उसका पार्ट था। तो इन दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों रिप्लेस हो गए। ठीक, फिर हमने क्या किया है कि हमने क्या किया है कि व्यू के लिए हमने एक JSP फाइल लिया है, जहां पे हमने क्या किया है कि एडिंग टू नंबर यूजिंग स्प्रिंग MVC विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको हमने एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने ऐड किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए हैं, दो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, A1 और एक A2, उन दोनों को ऐड करेंगे और एक सबमिट बटन ले लिया है। तो इसको हम पहले रन करा के दिखाते हैं कि ये दिखता कैसे है आपको, तो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। तो हम इसको रन करते हैं। ये एनोटेशन वाला हमारा प्रोजेक्ट हो गया, स्प्रिंग MVC विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। फिनिश करते हैं, सर्वर रिस्टार्ट करते हैं। अब ये ओपन होगा तो हम देखेंगे कि कैसा दिखता है हमारी फ्रंट स्क्रीन, जिसके लिए हमने इनपुट दो नंबर के एडिशन के लिए जो हमने बनाया है। तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, तो नहीं डिपेंड करता है, ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये आ गया, एडिंग टू नंबर यूजिंग स्प्रिंग MVC विथ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, दो नंबर को ऐड करने के लिए हमने सिंपल एक डिज़ाइन बना लिया आपको समझाने के लिए। अब आपको पता है कि हम इसमें फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के साथ एक्शन का नेम लिखते हैं ऐड टू नंबर। अब ये ऐड टू नंबर कहाँ जाएगा, ऐड टू नंबर अब ये कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। तो ये सबसे पहले ये रिक्वेस्ट को जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो जाएगी वेब कॉन्फ़िगरेशन डॉट जावा के अंदर। अब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को इस क्लास में फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस क्लास में आएगा तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी क्या रखी, कंट्रोलर रखी है। तो हम इस पैकेज में चलते हैं, com.cjg के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये कंट्रोलर मिल जाएगा। तो हमने एक सिंपल क्लास बनाया और ये कंट्रोलर की तरह ट्रीट होगा। तो इसके लिए हमने क्या लिए यूज किया, @controller। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो गई, हमारी कंट्रोलर क्लास हो गई। अब हमारी रिक्वेस्ट जो एक्शन आई उस एक्शन का नाम क्या है, ऐड टू नंबर। तो हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड का नाम रखा ऐड टू नंबर, और सिंपल हमने एक मेथड बनाया ऐड टू नंबर, और उसके बाद उसका रिक्वेस्ट मैपिंग क्या कर दिया, ऐड टू नंबर, क्योंकि हमको जैसे ही ये एक्शन नेम आए तो इस मेथड को कॉलिंग करनी है। ठीक है, अब ये ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो पैरामीटर आ रहे हैं। तो दो पैरामीटर क्या आ रहा है, A1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है A2। तो इन दोनों की वैल्यू को भी लेना है हमको। तो इन दोनों की वैल्यू को हम चाहें तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से ले सकते हैं और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, HTTP करके आप करोगे मतलब अगर आप यहाँ पे करोगे तो HTTP आएगा। हमने जार नहीं ऐड किया इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो अगर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को यूज कर सकते हो और उन दोनों को लेके फिर आप पैरामीटर निकालो। लेकिन हमने इस वीडियो में बात किया था कि हम @request परम एनोटेशन के बारे में बात करेंगे और @request परम के बारे में बात करेंगे। तो @request परम क्या करता है, हमारा जो पैरामीटर आता है उसको ले लेता है। तो हमारा वो क्या कर रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो @request परम A1, तो A1 क्या है हमारा, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और दूसरी हो गई A2। तो ऐसे हम इसको ले लेंगे। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है और इसकी वैल्यू को इस पैरामीटर में पुट कर देगा। आप नेम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, मैंने सेम नेम ले लिया है। तो वो क्या करेगा, A1 में डाल देगा, A2 की वैल्यू इसमें डाल देगा A2 में। ठीक है, अब हम जाते हैं, हमने ये तो कर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस के लिए हमने एक अलग से सेपरेट क्लास ले ली है। रियल टाइम में ऐसे ही यूज होता है, आप चाहो तो यहीं पे अपना सारा लॉजिक लिख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट को देखोगे जो बने होते हैं बड़े से बड़े, उनमें भी जो तरीका यूज किया जाता है, मैं कोशिश किया हूँ कि वैसे ही आपको थोड़ा बताऊं, जिससे आप भी उस
कोई हैबिट पड़ सके। तो हमने क्या कर रखा है कि एक अलग क्लास ले रखा है जहाँ पे हम एडिशन करेंगे इन दोनों नंबर का। तो हमने सर्विस डाउन एक क्लास लिया है, यहाँ पे एक सिंपल हमने मेथड बनाया है ऐड टू नंबर, इंट A1 और A2 को पास किया, इन दोनों को ऐड किया और उनकी सिंपल वैल्यू को रिटर्न कर दिया, और कुछ नहीं है इस क्लास में। तो हम चलते हैं बैक अपने इसमें आपके कंट्रोलर में। तो यहाँ पे इस मेथड को हमने कॉल किया और ये हमने इसकी दोनों की वैल्यू को ऐड होके यहाँ पे हमको आ गई। अब आप जानते हो कि हमको इसको रिटर्न करना है कि हमारी जो फाइनल रिजल्ट है वो दिख सके। तो उसके लिए एक अलग हमने JSP बना रखी है result.jsp। तो result.jsp पे हम देखते हैं कि आखिर है क्या। तो result.jsp हमने सिंपल क्या किया है, A3 की वैल्यू को प्रिंट किया request.getAttribute के थ्रू। ठीक है, ये एक सिंपल आपकी JSP है, इसके थ्रू हमने प्रिंट किया है इसको। तो हम देखते हैं कि कैसे ये चलता है। अब ये इसको रिटर्न करने के लिए हमने क्या किया कि स्प्रिंग एमबीसी ने जो मॉडल एंड व्यू वाली क्लास हमको प्रोवाइड की है उसका हमने रिटर्न टाइप वैसे बना दिया, क्योंकि हम मॉडल एंड व्यू रिटर्न करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो दोनों के एडिशन की वैल्यू थी A1 A2 की, वो A3 में हमने एक्सेप्ट किया। तो A3 को हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, और व्यू का नेम कि कौन सा हमको व्यू ओपन करना है उसका हमने नेम यहाँ से पास कर दिया। तो ठीक है, तो हम चला के देखते हैं, ऐड टू नंबर पे जाते हैं। ये हमारा ओपन ही है पहले से, तो ये ओपन है। अब यहाँ पे हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। ठीक है, और ऐड नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो ये 9 आ गया रिजल्ट हमारा। तो ये 9 रिजल्ट आया कैसे चला कि वो सिंपली आपका यहाँ JSP से चला, इस एक्शन को खोजा, ये एक्शन आया यहाँ पे, इस सेक्शन पे गया और ये इस क्लास के अंदर गया और इन दोनों का एडिशन करके जो आपको वैल्यू निकली वो वैल्यू A3 के अंदर आ गई। ठीक है, और ये इस result.jsp को ओपन कर दिया। result.jsp के अंदर आपको क्या मिल गई, request.getAttribute A3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये फाइनली प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने देख लिया कि जिस क्लास में आपका कॉन्फ़िगरेशन था वहाँ पे हमने उसको नोट कर दिया था कि जो क्लास मेरी ये क्लास थी कॉन्फ़िगरेशन क्लास थी। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी हमारी कंपोनेंट स्कैन, जहाँ पे हमारा कंट्रोलर होता है, चाहे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैकेज का बेस पैकेज का नेम लिखना होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कंपोनेंट स्कैन, और ये कहाँ पे हमने नोट किया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रियल टाइम में कैसे यूज होता है ये दोनों एनोटेशंस। ठीक है, @request परम के बारे में हमने बात किया कि @request परम अगर हमको पैरामीटर्स की वैल्यू लेनी है तो @request परम हमारा मिल जाता है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद से आपका नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीजें हैं, हाउ टू यूज लूज कपलिंग इन स्प्रिंग एमबीसी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हम सिंपली क्या किए हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं यहाँ पे सर्विस डाउ का। कंट्रोलर में अगर आप देखें तो सर्विस डाउ एक न्यू सर्विस डाउ हमने बनाया है। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, ये तो फिर आपकी क्या हो गई, हार्ड कपलिंग हो गई, क्योंकि आपने न्यू मतलब जो हमारा पुराना तरीका यूज होता था वो हो गया। तो उसमें क्या कि आपने न्यू कीवर्ड का यूज कर लिया, लेकिन हमको लूज कपलिंग चाहिए तो हम इसको कमेंट कर देंगे। और ये हमने लूज कपलिंग के लिए क्या किया है कि ये 2 लाइनें हमने लिखी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इन दोनों लाइनों में हमने क्या किया है कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हमारी हो गई, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये आपकी एक इंटरफेस हो गई। ठीक है, इस इंटरफेस का हमने किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन ये प्रोवाइडेड होता है, ये क्लास होती है आपकी अगर देखोगे तो, जो कि ये क्लास होती है। तो ये क्लास को आपने यहाँ पे मेंशन किया, और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास थी ये वाली हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस लाइन से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिया कि फैक्ट्री
जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया एप्लीकेशन का, इसके थ्रू एक गेट बिन मेथड होता है। गेट बिन के अंदर हमको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, सर्विस डाउ का चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सर्विस डाउ का ही बना रहे थे। तो सर्विस डाउ क्लास का नेम लिखा और उसको हमने कास्टिंग कर ली और सर्विस डाउ में ले लिया। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे करेगा। तो आप जैसे करोगे, तो ये सर्विस डाउ का आप ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, तो ये सिंपली क्या देखेगा, अच्छा हमको गेट बिन सर्विस डाउ करना है, तो ये जेपीजी कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाएगा, क्योंकि देखेगा कि इसको आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है सर्विस डाउ का। तो जेपीजी ये देखेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी कहाँ रखी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम ये हमारे इसमें जाएगा और यहाँ से वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक सिंपल मेथड बनाया है। ये मेथड हमने एक बनाया जहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि एक मेथड बनाया और हमने @bean करके, आप देखोगे @bean यूज हुआ, अभी हम बताते हैं इसके बारे में। तो पहले हमने सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसको रिटर्न किया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मेथड क्या कर रहा है, इस क्लास का बीन रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक एनोटेशन यूज होगा, वो होगा @bean एनोटेशन। @bean एनोटेशन के बेसिस पे क्या करेगा कि ये समझ जाएगा कि दिस मेथड इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर क्लास। तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे @bean एनोटेशन को यूज कर लिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, हम अपने चलते हैं कंट्रोलर में। तो ये हमको मिल गया सर्विस डाउ और यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, और अब हम इसको देखते हैं ये चलता है कि क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बैक करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया। अब हम यहाँ पे 5 और ये 6 इन दोनों को लिखते हैं और ऐड नंबर करते हैं, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। तो अभी तक आपने देखा इस लाइन को हमने कमेंट किया और इन दो लाइन को ओपन करके लूज कपलिंग को यूज करके हमने सेम वर्क काम किया। तो ये भी आप कर सकते हो। चलते हैं ऑटो वायर एनोटेशन। अब ऑटो वायर एनोटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऑटो वायर एनोटेशन की आप चाहते हो कि ये लाइनें आपको ना लिखनी पड़े और आप सर्विस डाउ का यूज करना चाह सकते हो। ऑटो वायर एनोटेशन करता क्या है कि ऑटो वायर, देखिए ये ऑटो वायर एनोटेशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दो लाइनों को अनकमेंट हम करते हैं। अब ये हमारी लूज कपलिंग को हम जो ऑटो वायर एनोटेशन को यूज करें तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और ये हमारी लाइन पहले से कमेंटेड है। ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे क्या करते हैं, तो ऑटो वायर एनोटेशन क्या करता है, ये ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्रिएट करता है। तो इसके नेम से ही पता चला कि ऑटो वायर है, दैट मीन्स कि क्या कर रहा है, ये इस क्लास का ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको जिस क्लास का ऑटो वायरिंग करनी है उस क्लास का नेम लिखेंगे, उसके ऊपर @ऑटो वायर एनोटेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर आपने जैसे ही लिखा तो वो क्या करेगा कि सर्विस डाउन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब सर्विस डाउन में देखा कि ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे एडिशन हुआ है और ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब देखें तो @ऑटो वायर हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये फिर ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्लास कहाँ पे इसको मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन क्लास आपकी यहाँ पे है, जेपीजी कॉन्फ़िगर। यहाँ पे देखेगा कि अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ पे फिर आपको ये बीन तो डिफाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो वायरिंग कैसे करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में ही जाएगा। और यहाँ पे देखेगा कि रिटर्न टाइप कहीं सर्विस डाउ है क्या, क्योंकि उसको क्या करना है, यह देखेगा कि सर्विस डाउ का हमको ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो उसके लिए वो जाएगा कंट्रोलर में, कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, और यहाँ पे देखेगा कि यहाँ से ये कौन सा मेथड ऐसा है जो सर्विस डाउ का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप से वो चेक करेगा, तो ये रिटर्न टाइप क्या आ गई, सर्विस डाउ। तो यहाँ पे वो @bean पा जाएगा और यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जैसे @ऑटो वायर लिखोगे आप, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएगा, वहाँ पे जाके देखेगा कि रिटर्न कौन सा ऐसा मेथड है जो रिटर्न, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, सर्विस डाउ है। तो जो रिटर्न कर रहे होगे तो उसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम उसको यहाँ पे फाइनली यूज कर लिए हैं सिंपली, और उसके बाद हम देखते हैं ये चलता है कि कोई इशू आता है। ठीक है, तो हम फिर अपने बैक जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं add2number.jsp को, और अब हम देखते हैं 9 and +6, तो ये हमें आना चाहिए रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आ गया 9 + 6 = 15।
तो ये क्यों आ गया, क्योंकि अब हमने क्या किया, इन तीनों लाइन को कमेंट किया और @@AutoVar एनोटेशन का यूज किया। ठीक है, @बीन आपने देख लिया, @AutoVar एनोटेशन देख लिया। अब @कंपोनेंट देखते हैं। तो @कंपोनेंट क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि @AutoVar यूज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। @AutoVar के बारे में हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हमारी ये लूज कपलिंग तो हो गई है। ठीक है, हमने ये लूज कपलिंग कर दी। ठीक, और लेकिन आप चाहते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में आपने ये जो इतना बड़ा लॉजिक लिखा है कि ये मेथड है जो कि क्या कर रहा है, सर्विस डॉग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और @bean हमने लिखा है, तो जो कि हम इसको लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे और हम क्या करेंगे, अपने सर्विस डॉग क्लास में जाएंगे। तो सर्विस डॉग क्लास में हम चलते हैं और ये क्लास क्या होनी चाहिए, हमारी एज ए कंपोनेंट ट्रीट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए, @कंपोनेंट एनोटेशन यूज कर रही है। ठीक है, अब @कंपोनेंट एनोटेशन करता क्या है कि इस क्लास को ट्रीट करता है एज ए कंपोनेंट की तरह। ठीक, और वो क्या करता है, रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट बाय द, और इसका नेम जानते हैं आप क्या होगा, इसका नेम होगा ऐसे सर्विस डॉग। तो ये क्या करेगा, डी कैपिटलाइज में इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो ये कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट क्लास है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको इस नेम से वो रिटर्न करेगा। आपने @कंपोनेंट, क्योंकि इस क्लास को कंपोनेंट आपने बना दिया, दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली आपका इस नेम से इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, इसको अब हम हटा देते हैं या लिखे रहने देते हैं आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर क्लास में। हमने ये भी कमेंट कर दिया, हमने यहाँ पे लूज कपलिंग की। तो पहले लूज कपलिंग करते थे तो आपने देखा कि हमने ये 2 लाइनें लिखी थी, तो मैंने सर्विस डाउन में गया था, यहाँ पे आपका ये मेथड लिखा हुआ था, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाता था, और कहाँ से, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाता था और इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास से इस मेथड के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट लेता था। लेकिन आपने इस मेथड के थ्रू क्या करता था कि इसका ऑब्जेक्ट लेता था। लेकिन आपने क्या किया है कि अगर आप देखें तो सर्विस डॉग क्लास को ही कंपोनेंट बना दिया है। यहाँ पे अगर आपने कंपोनेंट बना दिया, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट इसका इस डीकैपिटलाइज इस नेम से मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये क्या करेगा कि ये जाएगा उस सी क्लास में, अब देखेगा तो यहाँ जाकर देखेगा यहाँ नहीं मिला, तो देखेगा ये क्या, ये तो कंपोनेंट क्लास है, ये कंपोनेंट क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो उसको उस फॉर्म में मिल जाएगा @सर्विस डॉग, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में कंपोनेंट है, तो इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद से हम यहाँ पे अपना आगे का काम जैसे कर रहे थे वो कर ही चुके हैं। तो इसको हम रन करा के देखते हैं। तो फिर हम जाते हैं अपने प्रीवियस जो हमने JSP बनाई है, एडिंग 2 नंबर, इसमें हम ऐड करते हैं 9 + 8 और हम सबमिट करते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, 9 + 8 = 17। तो ये रिजल्ट आ गया। तो अब आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ, ये एक दूसरे से एनोटेशंस का कैसे हमने रियल टाइम एग्जांपल देखा कि कैसे @AutoVar एनोटेशन काम करता है, कैसे @bean काम करता है, कैसे @कंपोनेंट काम करता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है, कंपोनेंट स्कैन काम कैसे करता है। तो कुछ एनोटेशंस के बारे में हमने देखा कि कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम कैसे इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको से कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी कि कैसे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू स्प्रिंग MVC प्रोजेक्ट काम करता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।